नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग प्लान 1 को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लान 1। प्लान 1 के तहत हम लोग क्या करेंगे? पीआईबी न्यूज़ जून, जुलाई, अगस्त का कवर करेंगे और फाइनेंस न्यूज़ जून, जुलाई, अगस्त का कवर करेंगे। साथ ही रिपोर्ट्स, स्कीम्स को कवर करेंगे। ठीक है? हम लोग फास्ट वे में रिकैप करेंगे और जो भी न्यूज़ है उसको नोट्स के फॉर्मेट में समझेंगे। जो नोट्स के फॉर्मेट में जब हम लोग समझेंगे तो चीज़ें आपको बेटर रिटेन हो पाएगा एग्ज़ाम तक। और यहीं पर आपका फ़ायदा हो पाएगा, ठीक है? साथ में मैं आपको पूरा नोट्स भी दूँगा, ठीक है? किस तरह से मैं देने वाला हूँ, एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखो, यहाँ पर मैं आपको पूरा टेक्स्ट फ़ॉर्मेट में दूँगा, जो कि आप रीड करोगे, उसके साथ-साथ मैं आपको नोट्स दूँगा। ये जो नोट्स है, इससे चीज़ जो है रिटेन हो जाएगा, ठीक है? ये जो नोट्स है, इसमें मैंने 99% बातें लिख दी है। जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, उसका 99% मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो 1% क्यों नहीं लिखा है? 1% में कुछ भी आ सकता है ना, 1% कुछ भी आ सकता है। तो वो आपका दिमाग चकरा सकता है। तो उस 1% को कैटर करने के लिए आपको इसको रीड करना चाहिए, जो साइड में मैंने लिखा हुआ है। देखिए, हर स्लाइड में मैंने आपको बताया है नोट्स, ठीक है? और साथ में टेक्स्ट भी दिया हुआ है। टेक्स्ट में कुछ अलग चीज़ नहीं है, टेक्स्ट से ही तो मैंने नोट्स बनाया है, ठीक है? तो सारा टेक्स्ट मैंने आपको दे दिया है। एक बार आप उसको रीड कर लो, बाद में आप इसको रीड नहीं कर पाओगे क्योंकि समय नहीं बचेगा, ठीक है? बाद में आप सिर्फ़ इस नोट्स को देख सकते हो। ये नोट से ही आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, लेकिन 1% के लिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार रीड भी कर लेना। ठीक है? रीड करने में आपको कुछ जाएगा नहीं, रीड करने में एक फ़ायदा क्या होगा कि जब आप रीड कर लोगे, तो वहाँ पर जब आप क्वेश्चन को देखोगे ना, तो क्वेश्चन थोड़ी मेरा नोट्स के हिसाब से बनाएगा, क्वेश्चन तो वो लिखा हुआ बनाएगा। तो वो जो लिखा हुआ बनाएगा, वो वर्ड्स वगैरह आपने एक बार पढ़ा हुआ होगा, तब आपका दिमाग में क्लिक करेगा। लेकिन जो भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है, उसको याद करना, क्या-क्या इम्पोर्टेंट है जिसको याद रखना है, वो कैसे रखोगे? मेरा नोट्स की मदद से रखोगे, ठीक है? तो मैं आपको अभी सिर्फ़ नोट्स बताऊँगा, रीडिंग नहीं करवाऊँगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप रीड कर लोगे, ठीक है? ऐसे तो देखा जाए तो जो नोट्स है उसी में 99% चीज़ें कवर है। ठीक है? ये नोट्स बहुत तगड़ा है। आप देख रहे होंगे इतना सारा टेक्स्ट है, उसको मैंने किस तरह से नोट्स में कंप्रेस किया हुआ है। देखिए आप, आपको मैं दिखाता हूँ 1-2 रिपोर्ट, समझे? अभी तो शायद मैंने कोई रिपोर्ट को नहीं देखा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने नोट्स बनाया है। ये नोट्स आपका काफ़ी मददगार साबित होगा, यकीन मानिए मेरा, ठीक है? तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर सबसे पहले आप इसको प्रिंट आउट करके ले आओ। आप प्रिंट आउट करके ले आओ और जो भी जगह मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत जगह खाली है, उस जगह में आप भी मेरे जैसा ही ये नोट्स बनाओ, अपने हाथों से, ठीक है? उससे क्या फ़ायदा होगा मैं बताता हूँ। जब आप नोट्स को अपने हाथों से बनाओगे, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको चीज़ याद रहेगा। दूसरा, जब आप रीड भी कर लोगे, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम चांसेस है कि वहाँ पर आप अच्छा स्कोर करोगे और जो भी चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वो आपको याद रह जाएगा एग्ज़ाम तक, ठीक है? कुछ समय के बाद मैं आपको एक वीडियो भी लेकर के आऊँगा, ठीक है? जिसमें ये जितना नोट्स है, उसको और समराइज़ करके मैं बताऊँगा। तो आपका 2 गुना रिवीज़न होगा, समझे? तो एग्ज़ामिनेशन में आपका 2 गुना, 3 गुना रिवीज़न हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये नोट्स एक बार आप खुद बना भी लो, एक बार रीडिंग कर लो। बाद में जब मैं रिवीज़न करवाऊँगा, तब आप रीडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय नहीं बचेगा और समय बचेगा भी तो आपको थोड़ा-सा पैनिक क्रिएट होगा। तो उस समय आप नहीं कर पाओगे रीडिंग। तो रीडिंग अभी कर लो, ठीक है? तो रीडिंग कर लेना और अभी नोट्स जो मैं दे रहा हूँ, उसको याद करो और उसको समझो भी, ठीक है? और कोशिश करो कि साथ ही साथ वो नोट्स आप प्रिपेयर भी कर रहे हो, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। तो यही पहला है ना, यही पहला न्यूज़ है, ठीक है? तो स्टार्ट कर दिया जाए आज का सेशन। ये जो टोटल है ना, टोटल 70 पेज है। 70 पेज है जुलाई मंथ का। तो एक बार में तो मेरा वो कवर नहीं हो पाएगा, तो 3 पार्ट में मैं इसको लेकर के आऊँगा। 3 पार्ट या फिर 4 पार्ट हो सकता है। तो 4 पार्ट में ये कवर करा दूँगा मैं। कल या परसों तक मैं इसको कवर करा दूँगा, ठीक है? टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। क्वेश्चन्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ क्या है पीआईबी में, उसको देखते हैं। नोट्स से समझेंगे, नोट्स। तो ईपीएस अमेंड हो गया है। ईपीएस अमेंड हो गया है मतलब जो हमारा एम्प्लॉयी पेंशन सिस्टम है, ठीक है? एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम है, उसको अमेंड कर दिया गया है। क्या अमेंड कर दिया गया है? पहले तो ये समझिए कि एम्प्लॉयी पेंशन स्कीम क्या है? ये 1995 में लॉन्च किया गया था और इसके अंदर जब आप कहीं पर भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं और 10 साल से ज़्यादा काम करते हैं, तो आप यानी कि एम्प्लॉयी और आपका जो एम्प्लॉयर है, ये दोनों मिलकर के ना 12% कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। कहाँ पर? ईपीएफ में। और यहाँ पर 12% अपना इनकम का कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो वहाँ पर जमा होते रहता है। तो ईपीएफ में जमा होते रहता है और वही जो फिर पैसा जमा होकर के आपको दे दिया जाता है जब आप बूढ़े हो जाते हैं, एज़ अ पेंशन। तो आपको पेंशन देता है
इसीलिए ये स्कीम का नाम है ईपीएस। ईपीएस के अंदर आप ईपीएफ में 12% अपना इनकम का कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयर भी करता है और एम्प्लॉय भी करता है। यहाँ पर पैसा जो जमा हो जाता है, इस जमा हुआ पैसा से ही आपको पैसा मिलता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि पेंशन आपको तब मिलेगा जब आप एटलीस्ट 10 साल काम किए हुए हो, और 10 साल काम करेंगे तब जाकर के आपको 58 ईयर का उम्र से 58 ईयर का उम्र से आपको पेंशन मिलने चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको पहले पेंशन मिले, जल्दी पेंशन मिल जाए, तो आप 50 साल से अपना पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आप 10 साल काम नहीं किए हैं, तो आप 9 साल काम किए, 8 साल काम किए, तब आपने जो कंट्रीब्यूट किया है ईपीएफ में, पैसा दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, तो वो पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो पैसा आपको मिल जाएगा, उसको आप विथड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर 10 साल आपने काम नहीं किया, तो आप पैसा को विथड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है? और अब तक क्या था कि आप मिनिमम 6 मंथ का जो कंट्रीब्यूशन है, उसको भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसको और अमेंड करके अब 1 मंथ कर दिया है। ठीक है? इसमें क्या होता था कि 6 मंथ तक आपने पैसा जमा किया है, तो आपको 6 मंथ का विथड्रॉ करने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 1 ही मंथ किया और छोड़ दिया है, तो उस केस में तो आप पैसा नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि मिनिमम 6 मंथ का पैसा ही आपको देगा। लेकिन अब ऐसा अमेंडमेंट आ गया है कि आपका 1 मंथ का भी जो पैसा कंट्रीब्यूशन है, उसको आप विथड्रॉ कर सकते हैं। तो यही इस न्यूज़ में कहा गया है। ठीक? तो हम लोगों ने क्या समझा कि ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, यह 1995 में लॉन्च हुआ था, और इसके तहत कहा जाता है कि अगर आपने 10 साल काम किया है, तो आपको पेंशन दिया जाएगा। 58 ईयर से स्टार्ट होकर के आपको पेंशन मिलने लगेगा। लेकिन अगर आप अर्ली पेंशन चाहते हैं, तो 50 साल की उम्र से आपको पेंशन मिलने लगेगा। ये जो ईपीएस है, पेमेंट ये जो ईपीएस है, जहां से आपको पेंशन मिलता है, ये पेंशन कहां से मिल रहा है? आपने ही कुछ फंड बनाया है जहां पर आप पैसा को जमा कर रहे हैं, आप और आपका एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर ये दोनों मिलकर के 12% एक फंड में जमा करते रहता है, जमा करते रहता है, जमा करते रहता है, और वही फंड से फिर आपको पेंशन मिलता है। ठीक है? तो इस फंड में अगर आपने पैसा जमा किया है और आपको पैसा नहीं मिला है, तो तब आप क्या करोगे? यानी कि आपने अगर 10 साल काम नहीं किया है, तब तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। तो उस समय पेंशन नहीं मिलेगा, तो जो आपने कंट्रीब्यूट किया है वो पैसा आप लेना चाहोगे, तो आप ले सकते हो। हाँ, ले सकते हो, विथड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम 6 मंथ आपने पैसा डाला हो, तब आप कर सकते हो विथड्रॉ, नहीं तो नहीं कर सकते हो। ऐसा था पहले, लेकिन अमेंड कर दिया गया है इस रूल को। अब आप 1 मंथ भी अगर कंट्रीब्यूट किए हैं, तो उसको भी विथड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। ठीक है? अब देखिए, इतना जो मैंने आपको समझाया, तुरंत आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर पूरा लेटर लिखा हुआ है। ठीक है? तो इसको आप एक बार रीड कर लेना, रीड करने में कुछ जाएगा नहीं। ठीक है? अब देखते हैं अगला न्यूज़। ठीक है? अगला न्यूज़ में क्या कहा गया है? अगला न्यूज़ में कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि मॉस्पी, इन्होंने लॉन्च किया है ई सांख्यिकी पोर्टल। ई सांख्यिकी पोर्टल क्या है? ठीक है? इसके अंदर 2 मॉड्यूल है, एक है डेटा कैटलॉग मॉड्यूल और एक है मैक्रो इंडिकेटर मॉड्यूल। लेकिन देखिए, ई सांख्यिकी पोर्टल, संख्या से आया है ये पोर्टल। तो संख्या यानी कि यहाँ पर डेटा रहेगा, समझे? नंबर्स रहेगा, ग्राफ रहेगा, टेबल रहेगा, यही तो रहेगा, क्योंकि ये तो पोर्टल है, मतलब वेबसाइट है। समझे? तो ई सांख्यिकी पोर्टल में क्या रहेगा? डेटा सेट्स रहेगा मिनिस्ट्री का, और टेबल्स रहेगा, चार्ट रहेगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, जैसे कि आपका नेशनल अकाउंट्स का स्टैटिस्टिक्स रहेगा, इन्फ्लेशन का डेटा रहेगा, कोई सर्वे होगा तो उसका डेटा रहेगा, जैसे कि पीरियडिक लेबर सर्वे, उसके बाद हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये सबका जो डेटा रहेगा वो रहेगा इस पोर्टल में। ठीक है? और इस पोर्टल में आप एक और काम कर सकते हैं कि जो भी डेटा है उसको आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं, डेटा से आप इनसाइट्स निकाल सकते हैं। तो ठीक है? तो ये जो पोर्टल है, इसके अंदर 2 मॉड्यूल दिया गया है। एक है डेटा कैटलॉग मॉड्यूल, जिसके अंदर डेटा सब रखा हुआ है, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज का, और दूसरा मॉड्यूल है मैक्रो इंडिकेटर मॉड्यूल। इसमें क्या होगा कि आप ओवरऑल यानी कि मैक्रो लेवल पे चेक कर पाएंगे कि ये ट्रेंड कहाँ जा रहा है, ये काम किस तरह से हो रहा है। ठीक है? तो 2 मॉड्यूल है, एक है डेटा कैटलॉग मॉड्यूल और दूसरा है मैक्रो इंडिकेटर मॉड्यूल। ये जो लॉन्च किया गया है ये पोर्टल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये अरविंद पानागड़िया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो है, ये चेयरमैन है 16th फाइनेंशियल कमीशन की। ठीक है? तो 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पानागड़िया, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स डे के अंदर ये पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका नाम है ई सांख्यिका पोर्टल। इसके अंदर 2 मॉड्यूल है, एक है डेटा कैटलॉग मॉड्यूल, दूसरा मैक्रो इंडिकेटर मॉड्यूल। डेटा कैटलॉग मॉड्यूल के अंदर डेटा सब होगा, 7 प्रोडक्ट है इसके अंदर, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, सीपीआई, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे,
और मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये जो डेटा कैटलॉग मॉड्यूल है इसके अंदर आप जो डेटा है वो टेबल के अंदर से भी निकाल सकते हैं, कोई चार्ट के अंदर से भी निकाल सकते हैं डेटा को। ठीक है, तो दूसरा जो मॉड्यूल है वो है मैक्रो इंडिकेटर मॉड्यूल। इसके अंदर आप फिल्टर कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, तो ये था न्यूज। अब अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज क्या कहता है? अगला न्यूज कहता है कि 2005 में एक WTO का हांगकांग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, वहां पर आउटकम निकला था कि जो ट्रेड है ना उसके लिए हम लोग कुछ एड करेंगे। तो एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव यहां से आया था। कहां से आया था? 2005 का WTO हांगकांग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि ट्रेड के लिए, तो ट्रेड अच्छा से फैसिलिटेट हो पाए, ट्रेड से इंटरनेशनल ट्रेड हो पाए, लोग ट्रेड से फायदा उठा पाए, इसके लिए हम लोग एड करेंगे। एड का मतलब कि कुछ पैसा देंगे, समझे? तो WTO और OECD ये दोनों मिलकर के बोला कि ना हम लोग जो पैसा देंगे, ठीक है, दिल खोल कर पैसा देंगे ताकि दुनिया के अंदर ट्रेड हो पाए। तो लो इनकम कंट्रीज और मिडिल इनकम कंट्रीज, तो लो इनकम कंट्रीज और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को इन लोगों ने एड दिया है। कितना एड दिया है अब तक? 650 बिलियन, करीब करीब 650 बिलियन का ये लोग एड दे दिया है। तो ये लोग एक रिपोर्ट लाया है। ठीक है, तो ये जो एड फॉर ट्रेड है इसके लिए ये लोग रिपोर्ट लाया। रिपोर्ट का नाम था एड फॉर ट्रेड एट ए ग्लांस 2024। 2024 के हिसाब से हमारा एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव किस तरह का दिख रहा है, इसके लिए ये लोग रिपोर्ट लाया है। कौन रिपोर्ट लाया है? WTO और OECD। क्यों? क्योंकि यही लोग तो एड दे रहा है, यही लोग तो पैसा दे रहा है, यही लोग तो सपोर्ट दे रहा है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर सबसे हाईलाइटेड पार्ट था 2022। इन लोगों ने कहा कि 2022 में ना हम लोग रिकॉर्ड तोड़ एड दिए, रिकॉर्ड तोड़ पैसा दिए हैं। किसको? लो इनकम कंट्रीज को और मिडिल इनकम कंट्रीज को। ठीक है, तो इन लोगों ने कहा कि 2022 में हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, हम लोग मन भर करके एकदम पैसा दिए हैं। जो 51 बिलियन का लोन हम लोग दिए हैं, 51 बिलियन का लोन दिए हैं और 65 बिलियन का कमिटमेंट कर दिए हैं कि हम लोग लोन देंगे। बोलो, 65 बिलियन का कमिटमेंट कर दिए हैं और 51 बिलियन का हम लोग लोन दे चुके हैं। ये रिकॉर्ड तोड़ लोन है 2022 में। ये जो लोन दिया गया 51 बिलियन का, इसमें से 45% WTO दिया था और 55% OECD दिया था। ठीक है, सबसे ज्यादा लोन, देखिए ये जो WTO और OECD लोन दे रहा है, लेकिन WTO और OECD के अंदर भी तो बहुत सारा कंट्री है, वही लोग तो कंट्री लोन देता है और फिर OECD दूसरे को देता है। तो कौन कौन सा कंट्री ज्यादा डोनेट किया है? नंबर 1 पे है जापान। ठीक है, जो कि 1/5 यही लोन दे दिया है। फिर वर्ल्ड बैंक, इन्होंने 8 बिलियन के करीब लोन दिया है। फिर तीसरा है यूरोपियन यूनियन का इंस्टीट्यूशन। ठीक है, टॉप बेनिफिशियरी किसको लोन मिला है सबसे ज्यादा? एशिया और अफ्रीका को 70% लोन मिला है। एशिया और अफ्रीका को ही 70% लोन मिला है, क्योंकि एशिया और अफ्रीका में बहुत सारा ऐसा लोग है, ऐसा कंट्री है जो कि ट्रेड नहीं कर पा रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उन लोगों को ही मिला है, वही लोग टॉप बेनिफिशियरी हो गए हैं। और बाकी जो है लो इनकम कंट्रीज और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को भी मिला है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि 2005 WTO हांगकांग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था, तब वहां का आउटकम निकला था कि हम लोग जो है ट्रेड के लिए पैसा देंगे, एड फॉर ट्रेड करेंगे। तो एड फॉर ट्रेड के अंदर WTO और OECD मिल करके आया, बोला कि देखो हम लोग जो है ट्रेड करेंगे। किसको ट्रेड देंगे? जो कि लो इनकम कंट्रीज होगा और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज होगा, उन लोग को एड देंगे ताकि वो लोग ट्रेड अच्छा से कर पाए। तो इसी से रिलेटेड इसने अभी 2024 में एक रिपोर्ट लेके आया है। रिपोर्ट का क्या नाम है? एड फॉर ट्रेड एट ए ग्लांस 2024। 2024 के हिसाब से हमारा एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव किस तरह का चल रहा है। इसके अंदर सबसे हाईलाइटेड पोर्शन ये था कि इन्होंने 650 बिलियन के करीब एड दे दिया है, 650 बिलियन के करीब। और उसके अंदर भी कहा कि 2022 में हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ लोन दिया है, रिकॉर्ड तोड़ लोन दिया है। कम से कम 51 बिलियन लोन हम लोग दे चुके हैं और 65 बिलियन का कमिटमेंट कर दिए हैं। लोन देने में सबसे आगे था OECD 55% और WTO 45%। टॉप डोनेशन किस किसने दिया है? कौन कौन से देश ने? जापान ने दिया है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है और EU इंस्टीट्यूशन ने दिया है। ठीक है, टॉप बेनिफिशियरी यानी कि किसको लोन मिला है? एशिया और अफ्रीका को मिला है मैक्सिमम लोन यानी कि 70%, और फिर लो इनकम कंट्रीज और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को मिला है। ठीक है, अब हम लोग अगला न्यूज को देखते हैं। अब अगला न्यूज है AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स क्या है? ये एक इंडेक्स है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कौन सा देश AI को लेकर के कितना रेडी है, AI से कितना वो लोग मैक्सिमम फायदा उठा सकता है। तो ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के द्वारा।
अब सिंस ये आईएमएफ के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसने कितने कंट्रीज को इवेल्युएट किया है? 174 कंट्रीज को। इन्होंने 4 एरियाज पे असेस किया है और उस आधार पे देखा है, ये 4 एरियाज, सॉरी 4 एरियाज के आधार पे देखा है कि एआई पे कौन प्रिपेयर्ड है और कौन प्रिपेयर्ड नहीं है। ये 4 एरियाज कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये पहले देख रहा है कि कंप्यूटर है कि नहीं सबके पास, सबके पास इंटरनेट है कि नहीं। अगर कंप्यूटर होगा, इंटरनेट होगा, तभी तो एआई यूज कर पाएगा, तभी तो एआई के लिए रेडी हो पाएगा। फिर दूसरा देखा ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसी। इसने देखा कि ह्यूमन कैपिटल कैसा है, किसी भी देश में ह्यूमन कैपिटल कैसा है, वहां का इंसान कुछ जानता भी है कि नहीं। कहीं बूढ़ा इंसान तो नहीं है कि कुछ जानता ही नहीं एआई के बारे में। एआई क्या है? एआई का मतलब हो गया कि आई, मराठी में इसको बोलते हैं माँ। अगर मान लीजिए कि ऐसा आदमी है जो कि एआई समझ नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब कि ह्यूमन कैपिटल उस देश का अच्छा नहीं है ना? तो ह्यूमन कैपिटल ये लोग असेस कर रहा है। साथ में लेबर मार्केट पॉलिसी भी देख रहा है कि लेबर का मार्केट में किस तरह का पॉलिसी है, समझे? अगर मान लीजिए कि इस तरह का पॉलिसी है कि एआई एआई से बचने के लिए आदमी लोगों को हम लोग काम करवाएंगे और एआई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि वो लोग एआई प्रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है। तीसरा एरिया इन लोगों ने देखा इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कि इकोनॉमी में इनोवेशन को किस तरह से देखा जाता है। अगर इनोवेशन को देखा जा रहा है एज ए थ्रेट, तो फिर वो लोग एआई से प्रिपेयर्ड नहीं रहेगा। और अगर इनोवेशन को सब एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब कि एआई से प्रिपेयर्डनेस है उन लोग का, ठीक है। और लास्ट में रेगुलेशन और एथिक्स, किसी देश का किस तरह का रेगुलेशन है एआई को लेकर के, वो लोग भी देखा। तो 4 एरियाज देखा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, ह्यूमन कैपिटल देखा, इनोवेशन देखा और रेगुलेशन देखा। तो ये 4 एरियाज को एसेस करके इन लोगों ने इंडेक्स बनाया कि कौन सा देश नंबर 1 पे है जो कि एआई को लेके एकदम रेडी है। फिर दूसरा नंबर पे कौन है जो एआई को लेके रेडी है। फिर इंडिया किस नंबर पे है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर पे है सिंगापुर, इसको रेटिंग मिला है 0.8 का। फिर है डेनमार्क, फिर यूएस, फिर नीदरलैंड, फिर इस्टोनिया। ये है टॉप 5 जो कि एआई को लेकर प्रिपेयर्ड है, ठीक है। इंडिया किस नंबर पे है? इंडिया है 72 नंबर पे, 72वें नंबर पे है। इसको कितना रेटिंग मिला है? 0.49 का रेटिंग मिला है, ठीक है। चाइना है 31 नंबर पे और श्रीलंका है 92 नंबर पे, बांग्लादेश है 113 नंबर पे, समझे? बांग्लादेश 113, 13 मतलब नेगेटिव नंबर, 113 मतलब बांग्लादेश तो बाबा खतरे में है अभी, ठीक है। तो बांग्लादेश 113 नंबर पे, श्रीलंका 92 नंबर पे और चाइना जो 31 नंबर पे, ठीक है। और इंडिया जो है 72 नंबर पे। इंडिया का रेटिंग कितना है? 0.49। और सिंगापुर जो कि नंबर 1 पे है, उसका रेटिंग कितना है? 0.80, ठीक है। ये जो भी कंट्रीज है ना, इस कंट्रीज को आईएमएफ ने 3 भागों में बांटा है। पहला को बांटा है एडवांस्ड कंट्रीज, ठीक है, एडवांस्ड इकोनॉमी, जिसमें सिंगापुर आ गया, डेनमार्क आ गया, यूएस आ गया, टॉप 3, ठीक है। फिर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज करके कैटेगराइज किया है। और फिर तीसरा कैटेगराइजेशन है इनका लो इनकम कंट्रीज। तो हमारा इंडिया कहां पर आता है? इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी के अंदर आता है, ठीक। तो ये समझ गए हम लोग कि आईएमएफ ने एआई को देखा है कि एआई को लेकर के कौन सा देश रेडी है, प्रिपेयर्ड है। इसको लेकर के उन्होंने 4 एरियाज को एसेस किया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और रेगुलेशन एंड एथिक्स। इसको एसेस करके इन लोगों ने 174 कंट्रीज को रैंक दिया है। सबसे पहला पे है सिंगापुर, फिर डेनमार्क, फिर यूएसए, फिर नीदरलैंड, फिर इस्टोनिया। इंडिया है 72 नंबर पे, इसके बाद श्रीलंका है 92 नंबर पे, बांग्लादेश है 113 नंबर पे, चाइना कहां पर है? 31 नंबर पे। आईएमएफ ने जो भी कंट्रीज है उसको 3 भागों में कैटेगराइज किया था। पहला एडवांस्ड कंट्रीज, दूसरा इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज और तीसरा लो इनकम कंट्रीज। इंडिया कहां पर है? इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के अंदर है, ठीक है। अगला न्यूज़ देखते हैं हम। हाँ, देखिए अगला न्यूज़ क्या है? अरे क्या हो गया यार? ये अपन कहाँ गए यार? चलिए यहाँ पर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि मॉस्पी, इन्होंने 3 रिपोर्ट लॉन्च किया है फॉर एचडीजी मॉनिटरिंग एट नेशनल लेवल। देखिए एचडीजी को मॉनिटर करने वाला कौन है? एक तो एचडीजी है, बड़ा एचडीजी जो है वो एचडीजी रिपोर्ट आता ही है। इंडिया के अंदर मॉस्पी ने भी एचडीजी को मॉनिटर किया है, नीति आयोग ने भी किया है। नीति आयोग वाला जो किया है उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन अभी हम लोग मॉस्पी का देख रहे हैं, ठीक है। तो मॉस्पी ने 3 पब्लिकेशन लाया है, ठीक है। तीनों पब्लिकेशन का यहाँ पर नाम है, इन तीनों पब्लिकेशन का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है वो तो हम लोग समझेंगे, लेकिन एक बार आप नाम याद रखिए कि क्या है। तो यहाँ पर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एचडीजी, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एचडीजी, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट। फिर तीसरा है डेटा स्नैपशॉट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024, ठीक है।
तो ये 3 चीज पब्लिकेट किया गया है, मतलब पब्लिश किया गया है, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोर क्या है, कोर को समझते हैं। ये कोर याद करना आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। कोर को समझते हैं। यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इन्होंने क्या किया है, कुछ गोल्स को देखा है और उस गोल्स के अंदर क्या क्या इंडिकेटर है जो कि उस गोल्स का रिजल्ट को बताता है, ठीक है। जैसे कि नो पॉवर्टी है हमारा गोल, तो नो पॉवर्टी में कौन सा इंडिकेटर है जो कि ये दिखाता है कि नो पॉवर्टी से, मतलब नो पॉवर्टी के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। फिर जीरो हंगर, जेंडर इक्वालिटी और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। तो ये सब जो गोल है, इस गोल पे हम लोग कितना वर्क कर पा रहे हैं, हमारा प्रोग्रेस क्या है, उसको दिखाता कौन है, इंडिकेटर दिखाता है। तो इंडिकेटर अभी किस तरह का है वो हम लोग समझेंगे। इंडिकेटर को दिखाने के लिए ये 3 पब्लिकेशन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा, ठीक है। अब ये जो एसडीजी गोल है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, इसका सब का आप एसडीजी नंबर हमको कमेंट करिएगा। अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब कि आप कहीं पर बहुत प्रॉब्लम में है। आपको मैंने एक वीडियो भी दिया था जहां पर आप एसडीजी याद कर सकते हैं, तो अगर आपने याद नहीं किया है तो आप जाकर के याद कर लीजिए। लेकिन आप बताइए हमको कि पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी के लिए कितना एसडीजी है। एसडीजी 1 है, बता देता हूँ। जीरो हंगर के लिए 2 है। अब ये 3 वो, ये 4 वो है, वो आप बताएंगे। जेंडर इक्वालिटी कितना के लिए कितना नंबर पे है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन कितना नंबर पे है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज कितना नंबर पे है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज कितना नंबर पे है, ये आप हमको कमेंट करिएगा, ठीक है। ये 2 मैंने बता दिया क्योंकि 2 आसान था ना, या आप लोग 2 ही बता देते, इसीलिए मैंने आपको बाकी सब पूछा है, ठीक है। अब देखिए नो पॉवर्टी को देखा जाए तो इसमें 2 इंडिकेटर को हम लोग समझते हैं। पहला इंडिकेटर है कि जो मैन वुमेन चिल्ड्रन है जो कि पॉवर्टी में रहता है वो कितना इंप्रूव हुआ है। तो 2015-16 में 25% करीब हम लोग का गरीबी में रहता था। हमारा देश में 1/4 गरीबी में रहता था 2015-16 में, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी सिर्फ 15% है। अच्छी बात है। उसके बाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि लोन देता है, तो वो भी अब बढ़ गया है। पहले जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप कम था, जहां पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है, जो लेडीज लोग बनाती नहीं है, महिलाएं लोग बनाती है ग्रुप और उस ग्रुप से पैसा उठाती हैं, तो ये जो था पहले 18 लाख था, अभी ये 44 लाख पहुंच गया है। अच्छी बात है। ये तो हो गया पॉवर्टी को लेकर के इंडिकेटर। अब हंगर को लेकर के इंडिकेटर देखते हैं। देखिए पॉवर्टी के लिए इंडिया अच्छा काम किया है। आप देखे होंगे कि अक्सर सेल्फ हेल्प ग्रुप पे बहुत इंडिया काम करता है और पॉवर्टी पे काम करता है। आपने सुना भी होगा कि 80 करोड़ लोगों को इस बार मोदी सरकार खाना दे रहा है। पॉवर्टी के लिए काम ठीक किया है, लेकिन जीरो हंगर के लिए काम नहीं हो पाया है। जीरो हंगर का मतलब कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जो कि malnourished है या फिर अंडर नरिशमेंट है, तो उन लोगों को उतना नरिशमेंट नहीं मिला है। ये है रियलिटी कि हमारा देश में भूख जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। काम आखिर हुआ है लेकिन फिर भी भूख जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसमें कहता है कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड था एग्रीकल्चर में पर वर्कर, वो था 61,427 15-16 में, जो कि बढ़ के हो गया है 87,609। यानी कि एक फार्मर एग्रीकल्चर में जब काम कर रहा है तो कितना कमा पा रहा है एक साल में, ठीक है। तो 87,000 कमा पा रहा है, जो कि हाई है, ठीक है, उतना भी हाई नहीं है। तीसरा देखते हैं हम लोग जेंडर इक्वालिटी को लेकर के। तो अभी हम लोग जो है एक्सक्लूसिव वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत देख रहे हैं, ठीक है। पहले जो था ये कम था, 88% था, और अभी जो हो गया है वो 97.53% हो गया है। इस पे काफी इंप्रूवमेंट हमारा हुआ है, ठीक है। फिर है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो क्लीन वाटर सैनिटेशन में भी काफी हम लोगों का बढ़ोतरी हुआ है। रीजन है हर घर जल, ठीक है, जो टैप वाटर हम लोग पहुंचा रहे हैं, ये एक मिशन है। ये कौन सा मिशन है वो आप हमको बताइएगा, ठीक है। इस मिशन के अंदर हम लोगों का जो ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है रूरल एरियाज में ये पहुंच गया है। तो जो गांव गांव में टैप वाटर पहुंच गया है तो वहां पर लोग अच्छे पानी पी पा रहे हैं। तो अच्छा पानी अगर पिएंगे तो सैनिटेशन अच्छा होगा, बीमारी से लड़ पाएंगे। तो ये जो है ये 99.29% पहुंच चुका है पॉपुलेशन में, ठीक है। उसके बाद है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज घटा है या नहीं घटा है, तो कह रहा है कि सरकार जो है वो SC ST के लिए बजट में ज्यादा इंक्लूड किया है। पहले 3% करता था, अब 6% करता है, डबल कर दिया है इन लोगों ने बजट एलोकेशन। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है ये कि एक्चुअली में इनइक्वालिटी घटा है या बढ़ा है। तो एक्चुअली दिखेगा तो इनइक्वालिटी जो है वह बढ़ गया है,
लेकिन सिर्फ ये बता रहा है कि हम लोग खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है? मान लेते हैं, ठीक है? और लास्ट में है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो स्मार्ट सिटीज़ का यहाँ पर लॉन्च हुआ था, तो स्मार्ट सिटीज़ में कुछ अच्छा-अच्छा काम हो रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारा जो स्मार्ट सिटीज़ बढ़ रहा है, सस्टेनेबल सिटीज़ भी बन रहा है, सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ भी इम्प्रूव कर रहा है। तो 97% जो है, ऐसा घर है जहाँ पर डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हो पा रहा है, ठीक? तो पॉवर्टी के अंदर क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बढ़ रहा है, 44 लाख हो गया है। हंगर की बात करें तो हंगर में एग्रीकल्चर इनकम बढ़ा है। एक वर्कर का एग्रीकल्चर इनकम बढ़ा है। पहले 60,000 के करीब था, अब 90,000 के करीब है। ठीक है? जेंडर इक्वालिटी को लेकर के देखा जाए तो वुमेन का अब थोड़ा-सा बढ़ोतरी हो रहा है। पहले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था, वहाँ पर 88% बढ़ रहा था, लेकिन अब जो बढ़ रहा है वो है 97%। क्लीन वाटर को लेकर के देखा जाए, तो पहले जो था वो 95% था पॉपुलेशन क्लीन वाटर के अंदर था, अभी 99% पॉपुलेशन क्लीन वाटर के अंदर आता है। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़ को देखा जाए, तो 3% पहले एससी-एसटी के लिए एलोकेट किया गया था बजट में, अब 6% किया गया है। सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ को देखा जाए, 43% ऐसा घर था, जहाँ पर हम लोग वेस्ट कलेक्शन कर पा रहे थे। अब हम लोग 97% ऐसा घर है, जहाँ से हम लोग वेस्ट कलेक्शन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर सस्टेनेबल सिटीज़, सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ भी फ़ायदा हो रहा है। ठीक है? तो ये आपको समझ में आया हो, आई थिंक। ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्मार्ट हेल्थ सिस्टम प्रोग्राम, क्या है इसके अंदर? समझते हैं। देखिए, स्मार्ट हेल्थ सिस्टम प्रोग्राम, इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म से काफ़ी आपका चीज़ क्लियर हो जाता है और फुल फॉर्म तो आपको याद भी रखना चाहिए। स्ट्रेंथेंड एंड मेजरेबल एक्शंस फॉर रेजिलिएंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ सिस्टम। ऐसा हेल्थ सिस्टम जो कि रेजिलिएंट हो पाए, ट्रांसफॉर्मेटिव हो पाए, इसके लिए हम लोग किस तरह का एक्शन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है? तो ये है प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंदर जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 170 मिलियन का लोन दिया है। 170 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। किसने? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि जो हेल्थ के लिए खर्च हो पाए। हेल्थ के लिए क्या खर्चा करेगा? डिजीज सर्वेलेंस, कौन सा डिजीज हमारा फैल रहा है उसको हम लोग देख पाएंगे। जो हमारा हॉस्पिटल है उसके अंदर एचआर जो है उसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे। मतलब कि जो हॉस्पिटल के अंदर में बहुत सारा नर्स होती है, बहुत सारा कंपाउंडर होता है, तो वो लोग ठीक हो, वो लोग काम करना जानता हो, उस तरह का हम लोगों को ह्यूमन रिसोर्स को रखना है और उन लोगों को ट्रेनिंग भी देना है। साथ में जो भी हम लोग हॉस्पिटल बनाएँगे, जो भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँगे, वो हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएँगे। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने 170 मिलियन डॉलर लोन दिया है इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि डिजीज सर्विलेंस पे काम हो पाए, एचआर स्ट्रेंथनिंग पे काम हो पाए, क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्डिंग बन पाए। ठीक है? तो गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को किस तरह से देख रहा है, किस तरह से वो डिजीज सर्विलेंस करेगा, किस तरह से वो एचआर को स्ट्रेंथन करेगा, किस तरह से वो क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्डिंग बनाएगा। तो इसके लिए बहुत सारा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी। तो वो सब प्रोग्राम को भी एक बार देख लीजिए। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, नेशनल वन हेल्थ मिशन, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और एचआर फॉर हेल्थ। तो ये 4 तरीके का प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रहा है, ठीक है? इसके अंदर जो एडीबी से ये लोन ले रहा है, इसके अंदर ये 4 प्रोग्राम के अंदर ये डिजीज सर्विलेंस भी करवाएगा, एचआर को स्ट्रेंथन करवाएगा और क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्डिंग बनवाएगा, ठीक है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 170 मिलियन का लोन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि डिजीज सर्विलेंस हो सके, एचआर स्ट्रेंथन हो सके और क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्डिंग बन सके। गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रहा है इस चीज को लेकर के, इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, नेशनल वन हेल्थ मिशन, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और एचआर फॉर हेल्थ, ठीक? इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा स्मार्ट का, स्ट्रेंथेंड एंड मेजरेबल एक्शंस फॉर रेजिलिएंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ सिस्टम, ठीक? अगला न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ में बोलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसमें कि चेन्नई में 3 टेस्टिंग फैसिलिटी होगा। ये जो 3 टेस्टिंग फैसिलिटी होगा, इसका नाम कहा जाएगा तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसके अंदर जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट है, यानी कि देसी प्रोडक्ट है, उसको हम लोग टेस्ट करेंगे कि देसी प्रोडक्ट किस तरह से बनना है, किस तरह से बनेगा, ताकि हम लोग सेल्फ रिलायंट हो पाएँ, आत्मनिर्भर बन पाएँ और इम्पोर्ट को कम कर पाएँ। डिफेंस सेक्टर में हम लोग इम्पोर्ट बहुत करते हैं। तो सोचिए जो कि डिफेंस इक्विपमेंट है, यही हम लोग माँग-माँग के यूज़ कर रहे हैं। तो माँग-माँग के यूज़ करेंगे तो अच्छा बात नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बोला है कि देखो भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तुम जो है वो देश के अंदर ही
अपना इक्विपमेंट बनाओ। तो देश के अंदर तुम किस तरह से इक्विपमेंट बनाएगा, तुम पहले टेस्टिंग फैसिलिटी बना लो, टेस्टिंग फैसिलिटी के अंदर तुम टेस्ट करो कि तुम बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, और तुम कौन कौन से इक्विपमेंट बना पा रहा है, जो बना पा रहा है वो बनाएगा, जो नहीं बना पा रहा है नहीं बनाएगा, है ना। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है, और इस एमओयू के अंदर कहा गया है कि 3 टेस्टिंग फैसिलिटी खोलेंगे चेन्नई में, जिसका नाम हम लोग देंगे तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, यहाँ पर जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट है, इंडिजीनियस का मतलब होता है देसी, देसी प्रोडक्ट है उस पर टेस्ट करेंगे और उसको बनाएंगे, और इम्पोर्ट को हम लोग कम करेंगे। इस तरह जो टेस्टिंग फैसिलिटी है ना, ये 7 टेस्टिंग फैसिलिटी अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 4 गो है तमिलनाडु के अंदर और 3 गो है यूपी के अंदर। ठीक है, ये जो टेस्टिंग फैसिलिटी है इसमें 400 करोड़ का आउटले सेट किया गया है कि 400 करोड़ इसमें हम लोग खर्चा करेंगे। इसमें जो 75% है वो गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में देगा, और 25% जो है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल से लोन दिलवाएगा, समझे। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एमओयू साइन किया तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, ताकि चेन्नई में 3 टेस्टिंग फैसिलिटी खुल पाए। इसका नाम क्या दिया जाएगा, तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा इंडिजीनियस प्रोडक्ट, और फिर इंपोर्ट रिड्यूस हो पाएगा। इस तरह का टेस्टिंग फैसिलिटी 4 गो अप्रूव किया गया है तमिलनाडु के अंदर, 3 गो अप्रूव किया गया है यूपी के अंदर। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो 400 करोड़ रुपए का बजट सेट किया है इस काम के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है 75% ग्रांट के रूप में देगा, और 25% जो है वो लोन के रूप में देगा फ्रॉम स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है, ये सरकार का ही या फिर प्राइवेट कोई ऐसा कंपनी है जो कि लोन दे रहा है, ठीक है, इस पर्पस के लिए, समझे। ये भी आपने समझ लिया। अब हम लोग अगला देखते हैं। अब देखिए एआई के लिए एक पार्टनरशिप हुआ था, उसका मीटिंग हुआ है। ठीक है, एआई के लिए एक पार्टनरशिप हुआ था, तो ग्लोबल पार्टनरशिप हुआ था ऑन एआई, उसका 6th मीटिंग हुआ है दिल्ली में। ठीक है, तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई ये कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, ये 6th मीटिंग है। ये जो पार्टनरशिप है ये किसके रिकमेंडेशन पे बना था, ओईसीडी के रिकमेंडेशन पे बना था 2020 में। इंडिया भी इसमें फाउंडिंग मेंबर है, और अभी 2024 में इंडिया चेयरमैन बना हुआ है। इस पार्टनरशिप का जो सेक्रेटेरिएट है वो है ओईसीडी में, और इस पार्टनरशिप में, इस मीटिंग में क्या बात हुआ है, इस मीटिंग में बात हुआ है कि किस तरह से हम लोग एआई का जो थ्योरी पोर्शन है उसको हम लोग प्रैक्टिकल में बदल सकते हैं। क्योंकि देखिए हम लोग कैसा क्या पा रहे हैं कि एआई से हम लोग ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो ये सब थ्योरी का बात है। इसको किस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ला सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन होगा इस क्या बोलते हैं मीटिंग में। ये 6ठा मीटिंग है जो कि 2024 में हो रहा है न्यू दिल्ली में। तो इंडिया इसमें चेयरमैन है और इंडिया में ही ये हुआ है, तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई है इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं जीपीएआई। तो जीपीएआई का फाउंडिंग मेंबर इंडिया भी है, ओईसीडी का रिकमेंडेशन की वजह से ये बना था। कब बना था, 2024 में बना था। कितना नंबर का मीटिंग इस बार हुआ है, 6th नंबर का मीटिंग इस बार हुआ है। और इसमें किस बारे में बात होगा, एआई को लेकर के बात होगा कि एआई जो थ्योरी में हम लोग पढ़ रहे हैं उससे हट करके हम लोग प्रैक्टिकल में आगे बढ़े। ठीक है, ये न्यूज भी आप समझ लिए। अगला न्यूज देखते हैं। देखिए अगला न्यूज में कहता है कि एक कन्वेंशन हुआ था, यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो लोग विकलांग है, जो लोग स्पेशल कैटेगरी है, ठीक है, जो विकलांग होते हैं उसको मैं विकलांग नहीं कहता हूँ, उसको मैं कहता हूँ दिव्यांग। ठीक है, दिव्यांग का मतलब होता है कि वो लोग भगवान के स्पेशल बच्चे हैं। ठीक है, तो दिव्यांग के लिए ये पहली बार मीटिंग हुआ है। ठीक है, पहला मीटिंग हुआ है जिसका नाम हम लोगों ने दिया है यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो जो लोग डिसेबल हैं, जो दिव्यांग जन है, तो दिव्यांग जन भी ह्यूमन राइट्स इंजॉय कर पाए, डिग्निटी से लाइफ जी पाए, इज्जत के साथ लाइफ जी पाए, इसके लिए ये वाला मीटिंग हुआ है। ठीक है, तो जो पीडब्ल्यूडी है यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है वो इक्वल ह्यूमन राइट्स इंजॉय कर पाए, डिग्निटी के साथ लाइफ जी पाए। ठीक है, इसीलिए ये मीटिंग हुआ है। ये मीटिंग जो है ये 17th सेशन है किसका, कॉन्फ्रेंस ऑन स्टेट पार्टीज। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज है ये लोग अलग अलग सेशन में मीटिंग करते रहता है। ये जो 17th सेशन में मीटिंग कर रहा था, किस बारे में बात किया ये लोग बात किया पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेकर के। इसीलिए पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो कन्वेंशन हुआ है इसका पहला मीटिंग है, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का ये 17th सेशन है। ठीक, इसके अंदर क्या थीम है उसको आप रीड कर सकते हैं, रीथिंकिंग डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन द करंट इंटरनेशनल जंक्चर एंड अहेड ऑफ समिट ऑफ फ्यूचर। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस ऑन स्टेट पार्टीज का 17th सेशन हुआ, जहां पर पहली बार मीटिंग हुआ किस चीज को लेकर के, यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। यहां पर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है ये इंश्योर करा जाएगा कि ये लोग ह्यूमन राइट्स इंजॉय कर पाए, वो भी इक्वल, और साथ में डिग्निटी के साथ अपना लाइफ स्पेंड कर पाए।
जो थीम है उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला न्यूज को देखते हैं हम लोग। अगला न्यूज है स्मार्ट सिटीज मिशन को लेकर के। स्मार्ट सिटी मिशन जो है ना वो एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक्सटेंड किया है स्मार्ट सिटीज मिशन को मार्च 2025 तक। समझते हैं न्यूज को। तो मार्च 31 2025 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। क्यों एक्सटेंड किया गया है? क्योंकि इस मिशन के अंदर है ना 90% काम हो चुका है, 10% काम अभी बचा हुआ है। तो 90% काम हो गया है, थोड़ी रोक देंगे इसको, इसीलिए बोल रहे हैं कि ठीक है एक्सटेंड कर देते हैं, सारा काम हो जाए तो अच्छा बात है ना। तो इस सिटी मतलब नेशनल स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर 100 सिटीज को चुना गया है और 100 सिटीज को चुन करके उसको स्मार्ट बनाएंगे। स्मार्ट किस तरह से बना सकते हैं? स्मार्ट कैसे बनाएंगे? देखिए, वहां पर स्मार्ट सिटी लाइटिंग देंगे, सोलर सोलर लाइट वगैरह लगाएंगे, ठीक है। स्मार्ट मीटर नेटवर्क होगा वहां पर, स्मार्ट वाटर एंड क्वालिटी मैनेजमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक बैलेंसिंग होगा। तो ये सब सिस्टम लगा करके हम लोग एक सिटी को स्मार्ट बना देंगे। ये 8 स्टेट के अंदर हम लोग 100 सिटी को चुने हैं जिसको हम लोग स्मार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो 100 सिटी को चुना गया है 8 स्टेट के अंदर जिसको हम लोग स्मार्ट बनाएंगे। तो टोटल प्रोजेक्ट जो है वो 8,000 के करीब था, जिसके अंदर पैसा कितना खर्च होने वाला था? 1.6 लाख करोड़, जिसमें से 90% काम हो चुका है, यानी कि 1.4 लाख करोड़ ऑलरेडी खर्चा हो चुका है। बचा हुआ कितना है? 20,000 करोड़ रुपया बचा हुआ है, इसको अभी खर्चा करेगा। इस बार बजट में कितना एलोकेट किया गया है नेशनल स्मार्ट सिटीज मिशन को? 48,000 करोड़, ठीक है। अगर देखा जाए तो 100 सिटीज के अंदर जो 74 सिटीज है उन लोगों को फुल सपोर्ट दिया गया है, पूरा पैसा दे दिया गया है, ठीक है। अब उनको पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो नेशनल स्मार्ट सिटीज मिशन जो है, जिसमें हम लोग 8 स्टेट के अंदर 100 सिटीज को चुने हैं, वो 100 सिटीज को हम लोग स्मार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग 8,000 करीब प्रोजेक्ट था, जिसमें से 90% काम हम लोग का हो गया है, यानी कि 1.4 लाख करोड़ रुपए हम लोग खर्चा कर चुके हैं। 1.6 लाख करोड़ हम लोग का टोटल खर्चा करना था। तो 20,000 करोड़ रुपया अभी हम लोग का बचा हुआ है, वो भी हम लोग खर्चा कर देंगे, ठीक है। बजट में हम लोगों ने टोटल एलोकेशन कितना किया है? 48,000 करोड़ का किया है। हम लोगों ने 100 सिटीज के अंदर 74 सिटीज है उसको पूरा पैसा दे चुका है, ठीक। ये न्यूज भी हम लोग देख लिया। अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है संपूर्णता अभियान को लेकर के, ठीक है। संपूर्णता अभियान लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। इसको रीड कर लेते हैं एक बार, हम लोग हेडलाइन को रीड कर लेते हैं। तो संपूर्णता अभियान को लॉन्च किया जाएगा, सॉरी कर दिया गया है। तो संपूर्णता अभियान जो है वो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें हम लोग क्या चाहते हैं समझते हैं। संपूर्णता यानी कि संपूर्ण, पूरा, 100%। तो हम लोग चाहते हैं कि 100% सेचुरेशन हो जाए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में ऑफ 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो ये जो प्रोग्राम है हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, इसके अंदर कुछ इंडिकेटर है जिसको हम लोग जज करते हैं कि इस इंडिकेटर अच्छा काम कर रहा है, तो ये प्रोग्राम भी अच्छा काम कर रहा होगा। अगर ये इंडिकेटर अच्छा काम नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा प्रोग्राम भी अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो संपूर्णता अभियान कहता है कि देखो जो भी हमारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, जो हम लोग को इंडिकेट करता है कि कोई काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो इंडिकेटर हमारा 100% अच्छा होना चाहिए। तो 100% उसको ठीक करो, संपूर्ण अभियान करो, संपूर्णता अभियान करो, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर कितना डिस्ट्रिक्ट है? 112, और एस्पिरेशनल ब्लॉक के अंदर कितना ब्लॉक है? 500 ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है दोनों का, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का और एस्पिरेशनल ब्लॉक का, ठीक है। तो रीड करते हैं एक बार, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक, ठीक है, फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो कितना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है? 112, और ब्लॉक कितना है? 500। क्या क्या इंडिकेटर है? सबसे पहला इंडिकेटर है परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड फॉर एंटीनेटल केयर, ठीक है। तो एंटीनेटल केयर के लिए कितना परसेंटेज वुमेन एक ब्लॉक में रजिस्टर की हुई है, ठीक है। एंटीनेटल केयर को हम लोग एएनसी भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद दूसरा इंडिकेटर है परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अंडर आईसीडीएस प्रोग्राम। कि आईसीडीएस प्रोग्राम के अंदर कितना प्रतिशत प्रेग्नेंट वुमेन को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलता है। तीसरा इंडिकेटर है परसेंटेज ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेशन। सॉइल को एक बार देख करके सॉइल पे एक हेल्थ कार्ड बना करके कितना जनरेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर है कि परसेंटेज ऑफ स्कूल विद फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी,
कितना प्रतिशत स्कूल है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी ऐसा कि जो काम करे, ऐसा नहीं कि पंखा लगा दिए हैं पंखा चलता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर 5वां नंबर का इंडिकेटर है कि कितना प्रतिशत स्कूल में टेक्स्ट बुक दिया जाता है, मतलब पढ़ाने के लिए किताब दिया जाता है। और लास्ट है कि कितना प्रतिशत चिल्ड्रन है जो कि फुल्ली इम्यूनाइज है, 9 से 11 मंथ वाले बच्चे की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन का बात हो रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड का बात हो रहा है, स्कूल का बात हो रहा है और चिल्ड्रन का बात हो रहा है। ठीक है। अब अगर देखा जाए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी 3 इंडिकेटर तो सेम ही है। पहला 3 कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो एंटीनेटल केयर के लिए रजिस्टर है कि नहीं है, फिर प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलता है कि नहीं मिलता है आईसीडीएस प्रोग्राम के अंदर, और कितना परसेंटेज सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेट हुआ है। ये 3 जो है ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी सिमिलर है। अलग कहां पर है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कहा जाता है कि कितना प्रतिशत आदमी है जिसको डायबिटीज स्क्रीनिंग हुआ है, मतलब डायबिटीज का चेकिंग हुआ है। फिर कितना प्रतिशत ऐसा आदमी है जिसको हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग हुआ है, हाइपरटेंशन का मतलब चेकिंग हुआ है। और लास्ट में कितनी प्रतिशत सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसको रिवॉल्विंग फंड मिलता है। ठीक। तो ये है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसको 2-3 बार आप रीड कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताया भी है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंदर क्या क्या है। जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ये 2018 में लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा, और ब्लॉक प्रोग्राम जो है ये 2023 में लॉन्च किया गया है। ठीक है। ये जो एबी है, ठीक है, मतलब कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, तो एबीपी जो है वो 500 है। ठीक है, ये समझ लीजिए एबीपी जो है वो 500 है, और एडीसी जो है वो है उसका दाम है 112 रुपये, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। देखिए ये दोनों कौन कौन सा थीम पे काम करता है, दोनों हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे काम करता है, दोनों एजुकेशन पे काम करता है, दोनों एग्रीकल्चर पे काम करता है और वाटर रिसोर्सेज पे भी काम करता है। ठीक है, ये 3 चीजों पे काम करता है, इसीलिए जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है 6 में से 3 गो वो सेम है, लेकिन बाकी 3 गो जो है वो अलग है। कैसे अलग है, क्योंकि जो थीम है दोनों का अलग अलग है। जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसके अंदर थीम क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, और ब्लॉक के अंदर है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट। ठीक, ये न्यूज भी हम लोग देख लिए। अब अगला न्यूज को देखते हैं, अगला न्यूज क्या कहता है। अरे ये क्या हो रहा है यार, चलिए अगला न्यूज को देखते हैं। ये मेरा सॉफ्टवेयर ना थोड़ा सा अभी अपडेट हो गया है, इसके लिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है हमको। ठीक है, स्त्री प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है, वो स्त्री है वो मस्त गाड़ी चला सकती है, वो स्त्री है वो इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल भी चला सकती है, समझे। तो इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है, स्त्री सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो क्या किया है, रूरल एरिया के लिए जो वुमेन है उनको इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल पहुंचा रहा है। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ये खुद जाकर देगा नहीं, ये किसी के साथ एमओयू साइन किया है कि वो इसको प्रोवाइड करा दे। तो एमओयू किसके साथ साइन किया है, सीईएसएल के साथ, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड। ये जो है वो सब्सिडरी है ईईएसएल का, ईईएसएल का सब्सिडरी है सीईएसएल, यानी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। इन्होंने एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ, और यही जो है वो इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल प्रोवाइड करवाएंगे किसको, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन है रूरल एरियाज की। ठीक है। इसके अंतर्गत उनको फैसिलिटी मिलेगा कि वो इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल के साथ कहीं पर भी जा सकती है, ट्रांसपोर्ट कर सकती है, नया नया अपॉर्चुनिटी उसके लिए खुलेगा। जो पैदल जाती हैं या फिर फ्यूल खर्चा करके जाती हैं उससे अच्छा है कि वो इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल में जाएगी। ठीक है। तो जो सेल्फ हेल्प वुमेन है उसको कौन सा प्रोग्राम के अंदर ये फैसिलिटी दे रहा है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक, तो ये वाला न्यूज भी आप समझ में आ गया होगा आपको। अगला न्यूज देखते हैं। देखिए अगला न्यूज क्या है, अगला न्यूज है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर के। तो सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को थोड़ा बहुत हम लोग फेयर आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद क्या न्यूज है वो समझेंगे। ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, इस मिशन के अंदर इंडिया को हम लोग ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं फॉर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। ये ग्रीन हाइड्रोजन जब बन जाएगा तो क्या फायदा होगा, क्यों हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को इंडिया में बनाना चाहते हैं। जब हम लोग इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन को बनाएंगे तब हम लोग जो है फॉसिल फ्यूल है उसको कम कर पाएंगे। अभी जो आप फ्यूल यूज करते हैं पेट्रोल डीजल यही सब यूज करते हैं, या फिर सीएनजी ये सब को यूज करते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो
उसका हेल्थ को खराब पड़ता है, मतलब क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है, हमारा कार्बन एमिशन बहुत बढ़ जाता है। तो उसको अल्टरनेट करने के लिए, उसका अल्टरनेटिव में हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन लेके आए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन जो है, इससे हम लोग बहुत अच्छी तरीके से फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग फ्यूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन को किस तरह से बनाना पड़ता है? देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन को किस तरह से बनाते हैं। हम लोग देखें पानी को, पानी क्या होता है? H2O, ठीक है। तो H2O को जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइज कर देंगे, तो एक प्लांट होता है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, ठीक, इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइज का मतलब होता है कि H2 को अलग तोड़ दो और O2 को अलग तोड़ दो। जो O2 है, ये तो ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन हमारा जाएगा इन्वायरमेंट में, तो मजे मजे है। लेकिन जो हाइड्रोजन हमारा बचेगा, इसको स्टोर कर लो। अगर ये हाइड्रोजन स्टोर हो जाएगा, तो इस हाइड्रोजन की मदद से हम लोग इस हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल, समझे? तो ये हाइड्रोजन एज ए फ्यूल इस्तेमाल हो सकता है, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन को अलग से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन को अलग से मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको ये प्लांट चाहिए, ये इलेक्ट्रोलाइजर का प्लांट चाहिए, तभी तो हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करेंगे। सोचिए, तो इसीलिए हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन से हम लोग फ्यूल बना सकते हैं। मतलब फ्यूल नहीं बना सकते, ग्रीन हाइड्रोजन ही फ्यूल है। तो ये जो फ्यूल है, ये फ्यूल का काम आएगा, इसीलिए हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को बनाना चाहते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट भी हम लोग करना चाहते हैं, मस्त डोमेस्टिक डिमांड भी क्रिएट करना चाहते हैं। डोमेस्टिक डिमांड हम लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे? गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देगा कि जो भी ये सब कंपनीज है, ये एमएसएमई है, यहाँ पर कम से कम, यानी कि मिनिमम तुमको कंजम्पशन करना ही पड़ेगा ग्रीन हाइड्रोजन का। ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर ग्रीन अमोनिया आता है, ग्रीन मिथेन आता है, ठीक है। तो ग्रीन मिथेनॉल और ग्रीन अमोनिया, इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इस तरह का एक स्पेसिफिकेशन लेकर के आ जाएगा गवर्नमेंट। इससे क्या होगा? गवर्नमेंट में डिमांड बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक में डिमांड बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, हम लोग कॉम्पिटिटिव बिडिंग करेंगे। अब चूंकि हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिए हैं, बोल दिए हैं कि कम से कम इतना तो यूज करना ही पड़ेगा ग्रीन हाइड्रोजन, तो इतना यूज करना ही पड़ेगा। उसके लिए वो सब जो कंपनी है, वो सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो अपना सेटअप करना पड़ेगा ना, वो प्लांट जिससे वो इलेक्ट्रोलाइज करेगा, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए जो प्लांट है, उसके लिए हम लोग बिडिंग करवाएंगे, ठीक है, और लास्ट सर्टिफिकेशन देंगे। जो भी प्लांट होगा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से ग्रीन हाइड्रोजन निकालेगा, तो रिन्यूएबल एनर्जी से ग्रीन हाइड्रोजन निकालेगा, उसको हम लोग सर्टिफिकेट भी देंगे, और इसके लिए 200 करोड़ रुपया हम लोग अलग किए हुए हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर हम लोग इंडिया का ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं फॉर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन। जब हम लोग बहुत सारा प्रोडक्शन करेंगे, तो एक्सपोर्ट भी करेंगे। हम लोग डोमेस्टिक डिमांड को भी इंक्रीज करना चाहते हैं। कैसे? गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा कि मिनिमम कंजम्पशन तुमको करना ही पड़ेगा ग्रीन अमोनिया का, ग्रीन मिथेनॉल का। और ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मिथेनॉल कहाँ से बनता है? ग्रीन हाइड्रोजन से बनता है, यानी ग्रीन हाइड्रोजन बनाना ही पड़ेगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए आप लोगों को बनाना पड़ेगा एक प्लांट जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा। तो जो प्लांट है, वो प्लांट के लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगा, ठीक है, और साथ में सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेशन के लिए 200 करोड़ रुपया अलग से किया गया है। तो इस मिशन को इफेक्टिवली चलाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। उस प्रोग्राम का नाम है साइट, यानी कि स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन लाने के लिए हम लोग स्ट्रेटेजिकली इंटरवीन करेंगे, ठीक है। कितना रुपया खर्चा करेंगे? फाइनेंशियल ईयर 2030 तक हम लोग 17,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, 17,500 रुपया करोड़ खर्चा करेंगे। साइट प्रोग्राम के अंदर हम लोग दो तरीका ढूंढे हैं। पहला कि हम लोग इंसेंटिव देंगे कि इलेक्ट्रोलाइजर बने, हम लोग इंसेंटिव देंगे कि वो प्लांट बने जहां पर हाइड्रोजन बना सकते हैं, ठीक है, एक ये हम लोग करेंगे। दूसरा हम लोग इंसेंटिव देंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, जितना ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा उसके लिए भी हम लोग इंसेंटिव देंगे, ठीक है। तो हमारा मोड 1 ट्रांस 2 के अंदर, तो न्यूज ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन का जो मोड 1 है, उसका ट्रांस 2 है, उसके अंदर 4.5 लाख टन पर कैपेसिटी बनेगा, ठीक। एक बार फिर से समझते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर हम लोग ये सोचे कि हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कैसे कर सकते हैं? कोई प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग साइट प्रोग्राम बनाए। साइट प्रोग्राम का मतलब कि हम लोग स्ट्रेटेजिकली इंटरवीन करेंगे ताकि ग्रीन हाउस की और हम लोग ट्रांजिशन कर पाए। इसीलिए इसका फुल फॉर्म भी है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। इसके लिए 17,500 करोड़ रुपया खर्चा करने वाले हैं सरकार फाइनेंशियल 2030 तक, ठीक है। तो साइट प्रोग्राम जो है वो मोड 1 है। ये मोड 1 के अंदर 2 ट्रांच है, ठीक है। मोड 1 के अंदर 2 ट्रांच है। पहला ट्रांच में क्या है कि इलेक्ट्रोलाइजर बनवाएंगे, यानी कि प्लांट बनवाएंगे जिससे कि H2 और O2 अलग हो पाए।
और दूसरा हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का के लिए इंसेंटिव देंगे, यानी कि जो प्लांट बना रहा है उसके लिए भी इंसेंटिव देंगे, और प्लांट बनाने के बाद जब तुम ग्रीन हाइड्रोजन निकालेगा उसके लिए भी हम लोग इंसेंटिव देंगे। तो इस प्रोग्राम से क्या होगा कि 4.5 लाख टन हम लोग पर ईयर बना सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गलत गलत तो नहीं है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि हम लोग जो है पूरा मिट जाएगा क्या, सलाह पूरा मिट गया। ये जो 4.5 लाख टन है ये लोग पर एनम बनाएंगे, यानी कि पर ईयर बनाएंगे, इतना का कैपेसिटी बन जाएगा। ठीक, ये पर ईयर हम लोग बनाएंगे, इतना कैपेसिटी हम लोग बना रहे हैं। ठीक, ये चीज समझ गए। अब हम लोग देखते हैं अगला न्यूज। तो अगला न्यूज में कहता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और ट्रांस यूनियन सिविल मिलकर के एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है शहर। ठीक है, इसको भी हम लोग समझते हैं, नोट सही समझेंगे बट समझ में आएगा। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म और ट्रांस यूनियन सिविल ये लोग दोनों मिलकर के एक शहर प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जहां पर क्या करेगा, वुमेन को फाइनेंशियल नॉलेज देगा, क्रेडिट नॉलेज देगा और बिजनेस स्किल देगा। मतलब कि फाइनेंशियली जो भी नॉलेज होता है, फाइनेंशियल टूल जो होता है वो सब देगा, किस तरह से आप लोन ले सकते हैं उसका नॉलेज देगा, और बिजनेस स्किल भी नॉलेज देगा। ठीक है, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये काम ही यही करता है। ये क्या करता है, ये वुमेन को मदद करता है, वुमेन को इन्फॉर्मेशन देता है, अलग अलग पिलर्स पे इन्फॉर्म करता है वुमेन को, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन, एंटरप्रेन्योरशिप को किस तरह से आप प्रमोट कर सकते हैं उसका इन्फॉर्मेशन देता है, फाइनेंस को किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं इसका इन्फॉर्मेशन देता है, ट्रेनिंग आप किस तरह से ले सकते हैं इसका इन्फॉर्मेशन देता है, और इनफैक्ट ट्रेनिंग देता भी है। फिर मार्केट को किस तरह से एक्सेस करना है ये लिंकेज भी प्रोवाइड करता है, मेंटरिंग प्रोवाइड करता है, नेटवर्किंग देता है, साथ में बिजनेस को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं उसका भी सर्विसेज देता है ये प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म ने मिला है किसके साथ, ट्रांस यूनियन सिविल के साथ, ताकि इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च कर पाए जिसका नाम है शहर। तो शहर में क्या किया है, फाइनेंशियल एजुकेशन टू हर, क्रेडिट नॉलेज टू हर, बिजनेस स्किल टू हर। ठीक है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज क्या है, अगला न्यूज कहता है देखिए, हर तीसरा इंडियन जो है वो फैटी लीवर से ग्रसित है। थोड़ा बहुत मैं भी, ठीक है, मेरा भी थोड़ा लीवर खराब है। तो हर तीसरा इंडियन जो है वो फैटी लीवर से ग्रसित है। इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस है, इन दोनों ने मिल करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है इनफ्लीमेन। ठीक है, मतलब इंडो फ्रेंच लीवर मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, यानी कि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर के एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है इन्फ्लीमेन, इंडो फ्रेंच लीवर मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क। इसमें क्या होगा, अंडरस्टैंड करेगा और मैनेज करेगा लीवर डिजीज को, देखेगा कि हमारे देश में या फिर फ्रांस में किस तरीके से ये लीवर डिजीज फैल रहा है, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से लीवर डिजीज फैल रहा है, और लीवर डिजीज को हम लोग किस तरह से रोक सकते हैं। तो इसमें 11 फ्रेंच डॉक्टर है और 17 इंडियन डॉक्टर है। 17 में खतरा, तो इंडियन डॉक्टर कुछ खतरा कर सकता है बाबा। 17 इंडियन डॉक्टर और 11 फ्रेंच डॉक्टर ने मिलकर के ये इनिशिएटिव को रन करने का जिम्मा उठाया है, जिसमें वो लोग लीवर डिजीज को समझेंगे और उसको मैनेज भी करेंगे। इस प्रोग्राम का क्या नाम है, इन्फ्लेमेन। ठीक है, इंडो फ्रेंच लीवर मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क। ठीक है, ये न्यूज हम लोग ने देख लिए। अब ये अगला न्यूज है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि मस्त, तो मस्त जो है उन्होंने रिलीज किया है 15th इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं AISRF। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने मिल करके एक फंड बनाया है जिस फंड को इस्तेमाल करके वो लोग स्ट्रेटेजिकली रिसर्च करेगा। ये 15th एडिशन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिलीज किया है 15th ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड। तो ये जो फंड है इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों फंड करेगा, दोनों पैसा देगा, और इस फंड से ये लोग अलग अलग तरीके पे अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करेगा। तो 5 प्रोजेक्ट पे काम करेगा जहां पर AI इस्तेमाल होता हो, मशीन लर्निंग इस्तेमाल होता हो, ई वेस्ट रिसाइकलिंग जैसा टॉपिक इस्तेमाल होता हो। तो इस ये सब टॉपिक को इस्तेमाल जहां पर हो रहा है उस तरीके का 5 प्रोडक्ट को ये लोग फंड करेगा, 5 प्रोडक्ट पे रिसर्च करेगा। ठीक है, तो रिसर्च करने के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के आया है, 15 नंबर का ये फंड है। ठीक है, इस फंड में इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर के फंड कर रहा है और 5 प्रोडक्ट पे ये लोग फंडिंग कर रहा है। ये जो 5 प्रोडक्ट है ये बहुत सारे डिसिप्लिन पे बेस्ड है, जैसे कि AI ML, उसके बाद ई वेस्ट रिसाइकलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये भी हम लोग देख लिए। अगला देखते हैं। तो अगला न्यूज आप देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME, इन्होंने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एक MSME टीम और दूसरा यशस्विनी। MSME टीम
टीम का क्या मतलब है? टीम का मतलब है ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग, यानी कि एमएसएमई को ट्रेड के लिए इनेबल करेंगे। किस तरह से इनेबल कर सकते हैं? हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो एमएसएमई, तुम लोग जो है ना ओएनडीसी प्लेटफॉर्म में आओ। ओएनडीसी प्लेटफॉर्म में आओगे तो तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन बिक पाएगा, तुम लोग ज्यादा पैसा कमा पाओगे, तुम इसके अंदर आओ। तो हम लोग उसको ओएनडीसी के अंदर ऑनबोर्ड करना चाहते हैं। ओएनडीसी के अंदर किस तरह से ऑनबोर्ड करेंगे, उसको बोलेंगे और सिखाएंगे किस तरह से कैटलॉगिंग करते हैं, किस तरह से अकाउंट मैनेजमेंट करते हैं और किस तरह से लॉजिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। जो लॉजिस्टिक है, अकाउंट मैनेज है और उसके बाद फिर कैटलॉगिंग है, इसके लिए जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस लगेगा वो इसी प्रोग्राम के अंदर दिया जाएगा। इसके लिए 277 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है गवर्नमेंट, 277 रुपया खर्चा कर रहा है, जिससे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा एमएसएमई को, ताकि एमएसएमई जो है वो अपना प्रोडक्ट को ओएनडीसी में डाल पाए, ओएनडीसी में ऑनबोर्ड हो पाए। ठीक है, ये जो स्कीम है किसके अंदर काम कर रहा है? रैंप स्कीम के अंदर काम कर रहा है। रैंप स्कीम का क्या मतलब था, फुल फॉर्म क्या था, आप हमको बताइएगा। ठीक है, हम ही बता देते हैं आपको। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ठीक है, 2024 से लेकर 2027 तक ये इनिशिएटिव चलेगा। ठीक है, दूसरा इनिशिएटिव है यशस्विनी। यशस्विनी यानी कि ये लेडीज के लिए है, क्योंकि अगर लड़का होता तो यशस्वी बोलते, लेकिन लड़की है इसीलिए उसको बोल रहे हैं यशस्विनी। तो ये जो है मास अवेयरनेस कैंपेन है, जिसमें अवेयरनेस फैलाया जाएगा मास को कि वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस को बहुत सारा फायदा दे रहा है सरकार। तो जो भी वुमेन ओन्ड एमएसएमई है, ठीक है, जो भी ऐसा बिजनेस है जिसको ओन करती है एक महिला, तो उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा यशस्विनी के अंदर, मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा और कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा टू इनफॉर्मल वुमेन ओन्ड बिजनेस। तो ये सबका जो भी अवेयरनेस है वो दिया जाएगा यशस्विनी प्रोग्राम के अंदर। तो एमएसएमई टीम के अंदर क्या किया जाएगा, जो एमएसएमई है उसको बोला जाएगा कि तुम जो ऑनबोर्ड हो जाओ ओएनडीसी में, ताकि तुम्हारा मैक्सिमम फायदा हो सके। इसके लिए 277 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है 2024 से 2027 के लिए। और यशस्विनी नाम का जो ये इनिशिएटिव है, इसके अंदर मास अवेयरनेस का कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें जो भी वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस है उसके लिए जो भी फायदा सरकार दे रहा है वो बताया जाएगा। वुमेन ओन्ड जो भी एंटरप्राइजेस है उसको ट्रेनिंग दिया जाता है सरकार के द्वारा, मेंटरशिप दिया जाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पैसा दिया जाता है, कैपिटल सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, तो ये था न्यूज। अब अगला न्यूज को देखते हैं। अब खत्म हो जाएगा, ज्यादा न्यूज है नहीं। ठीक है, आज हम ज्यादा न्यूज को कवर नहीं कर रहे, यही शायद लास्ट न्यूज। अब अगला न्यूज है क्रेडिट इनहेंसमेंट गारंटी स्कीम फॉर एससी एंटरप्रेन्योर। जो एससी एंटरप्रेन्योर है, जो शेड्यूल्ड कास्ट के एंटरप्रेन्योर है, जो कि बिजनेस करते हैं, उन लोग को लोन का जरूरत होता होगा, तो वो लोग जाकर के कहीं से लोन लेते होंगे। तो बहुत जगह में लोन उसको नहीं मिलता होगा, ठीक है, लेकिन लोन उसको मिले बिना कोई कोलैटरल के, बिना कोई चीज गिरवी रखे, इसके लिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च किया है। इस स्कीम के अंदर सरकार बोलेगा कि जो भी बैंक है, जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, वो लोग दिल खोल करके लैंड करो अगर कोई एससी एंटरप्रेन्योर आता है तो, और उसका गारंटी हम लेते हैं, यानी कि सरकार लेगा। तो सबसे पहले सरकार क्रेडिट देगा मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि बैंक, एनबीएफसी, ठीक है, ये लोग हो गया, इन लोगों को क्रेडिट देगा सरकार। कितना करोड़? 200 करोड़। ठीक है, और इसके बदले में जो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी कि बैंक है, एनबीएफसी, ये लोग क्या करेगा, ये लोग एससी एंटरप्रेन्योर को लोन देगा, नो कोलेटरल, कोई कोलेटरल नहीं लेगा। लेकिन अगर जो लोन दिया गया है उस लोन से कुछ एसेट बनेगा, ठीक है, तो वो एसेट पे अधिकार रहेगा किसका? बैंक का, जब तक वो लोन रिपेमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ कि एक एससी एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, जो लोन लेना चाहता है गाड़ी चलाने के लिए, मतलब टोटो खरीदना चाहता है, समझे, तो टोटो खरीदना चाहता है, तो उसके लिए वो लोन लिया है, तो वो लोन का गारंटी सरकार देगा। ठीक है, लेकिन अगर वो लोन लोन से खरीदा, वो टोटो खरीदा, तो टोटो जो खरीदा है वो बैंक का होगा, वो बैंक का होगा, जब तक वो लोन रिपे नहीं कर देता है तब वो टोटो जो होगा वो बैंक का होगा। इसीलिए कहता है कि लोन्स कवर्ड एसेट क्रिएटेड बाय देम। ठीक है, गारंटी पीरियड कितना है? 7 साल का गारंटी पीरियड है, या फिर रिपेमेंट पीरियड विच एवर इज अर्लियर। क्रेडिट कितना दिया जाएगा? मिनिमम 15 लाख और मैक्सिमम 5 करोड़। गारंटी किस प्रकार से दिया जाएगा? सरकार के द्वारा। 15 लाख से 1 करोड़ का जो लोन है उसके लिए 100% गारंटी, 1 करोड़ से 2 करोड़ का जो लोन है उसके लिए 80% गारंटी, 2 करोड़ से 5 करोड़ का जो लोन है उसके लिए 70% गारंटी, और 5 करोड़ से ज्यादा का लोन है तो 60% गारंटी। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा न्यूज को कवर कर लिया। फटाफट हम लोग एक बार समराइज करते हैं, ठीक है, तो समराइज करते हैं अब सारे न्यूज को। सबसे पहले हम लोग न्यूज देखें कि ईपीएस अमेंड हो गया। ईपीएस क्या होता है? ईपीएस है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जो कि 1995 में लॉन्च किया गया था। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ईपीएफ एक फंड बनाते हैं, उस फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही 12% डालता है,
और ये 12% डाल के वहां पर फंड को इकट्ठा करता है। ये जो फंड है ये कब इस्तेमाल आता है, ये इम्प्लॉय को पेंशन के रूप में दिया जाता है। इम्प्लॉय को पेंशन के रूप में कब दिया जाएगा, जब वो 58 साल का उम्र हो जाएगा, उसके बाद उसको पेंशन चालू हो जाएगा। लेकिन अगर उसको अर्ली पेंशन चाहिए तब उसको 50 साल का उम्र से पेंशन मिल सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो कम से कम 10 साल काम करना चाहिए, तभी उसको पेंशन स्टार्ट होगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई 10 साल काम नहीं किया है, कोई 9 साल काम किया, 9 साल उसमें पैसा जमा करते गया ईपीएफ के अंदर, तो क्या उसको उसका पैसा नहीं मिलेगा? हाँ, उसको उसका पैसा मिल सकता है, वो पैसा विथड्रॉ कर सकता है। मिनिमम 6 मंथ के लिए वो पैसा विथड्रॉ कर सकता है। हो सकता है वो 6 मंथ पूरा डाला होगा पैसा ईपीएफ के अंदर, उसके बाद फिर वो काम करने छोड़ दिया होगा, वो बिजनेस चालू कर दिया होगा, तो वो चाहता होगा कि हमको पैसा मिले, तो वो उसको पैसा मिले, तो उसको पैसा मिल सकता है 6 मंथ का, मिनिमम 6 मंथ का पैसा मिल रहा था। लेकिन अभी उसको अमेंड करके 1 मंथ कर दिया है कि अगर आपने 1 मंथ भी पैसा डाला होगा तो वो पैसा भी आप विथड्रॉ कर सकते हैं बाद में। ये था पहला न्यूज। फिर हम दूसरा न्यूज देखिए। अब अगला न्यूज है कि मॉस्पी ने लॉन्च किया है ई सांख्यिकी पोर्टल। ई सांख्यिकी पोर्टल के अंदर 2 मॉड्यूल आता है। ई सांख्यिकी पोर्टल मतलब कि नंबर्स का बात हो रहा होगा, तो इसीलिए इसके अंदर 2 मॉड्यूल है। एक मॉडल है डेटा कैटलॉग मॉड्यूल, जहां पर जो है जो भी मिनिस्ट्रीज है उसका डेटा सेट्स अपलोड किया हुआ रहता है, तो वहां से आप जाकर के एक्सेस कर सकते हैं कि कौन सा मिनिस्ट्रीज का कौन सा डेटा है। वहां पर आप टेबल देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं, उस टेबल चार्ट के अंदर आप सर्च भी कर सकते हैं। इस डेटा कैटलॉग मॉड्यूल के अंदर 7 प्रोडक्ट है, ठीक है। नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और मल्टीपल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये मॉड्यूल में आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को चेक कर सकते हैं, डेटा को सर्च कर सकते हैं। फिर दूसरा मॉड्यूल है मैक्रो इंडिकेटर मॉड्यूल। यहाँ पर आप डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है स्टैटिस्टिक्स डे के दिन, और इसको लॉन्च किसने किया है? बाय डॉक्टर आनंद पनागड़िया, जो कि 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। उसके बाद हम लोग अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज कहता है कि 2005 में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हांगकांग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वहां का एक आउटकम निकला था एड फॉर ट्रेड। इस इनिशिएटिव के अंदर जो डब्ल्यूटीओ है और ओईसीडी है ये लोन देता है, ये एड देता है फॉर ट्रेड, ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इसी पे इस बार क्या रिपोर्ट आया है उसमें हम लोग देख रहे हैं। इसको लेकर के एड फॉर ट्रेड को लेकर के 2024 में एक रिपोर्ट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया होगा? डब्ल्यूटीओ और ओईसीडी, क्योंकि यही लोग तो ये इनिशिएटिव को चलाता है। तो इन्होंने ये रिपोर्ट लॉन्च किया। रिपोर्ट का क्या नाम है? एड फॉर ट्रेड एट ए ग्लांस 2024। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने अप्रॉक्स $650 बिलियन एड दिया है। किसको? लो इनकम कंट्रीज को और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को। इस रिपोर्ट के अंदर बड़ा बड़ा अक्षरों में ये लिखा हुआ था कि 2022 में रिकॉर्ड तोड़ हुआ है हमारा एड, रिकॉर्ड तोड़ हम लोगों ने एड दिया है। 51 बिलियन का लोन दिया है, 65 बिलियन का कमिटमेंट दिया है कि हम लोग लोन देंगे। इस लोन देने वाले में कौन है? डब्ल्यूटीओ 45% लोन दिया है और ओईसीडी जो है वो 55% लोन दिया है। इसके अंतर्गत मतलब ये जो एड फॉर ट्रेड है, इस इनिशिएटिव के अंदर कौन कौन सा देश सबसे ज्यादा लोन दिया है? जापान, 1/5 लोन जापान ही दिया है। फिर वर्ल्ड बैंक 8 बिलियन करीब लोन दिया है और ईयू इंस्टीट्यूशन लोन दिया है। किसको लोन मिला है? एशिया और अफ्रीका को सबसे ज्यादा लोन मिला है। 70% लोन जो है वो एशिया और अफ्रीका को ही मिला है, और फिर बाकी लो इनकम कंट्रीज को भी लोन मिला है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग अगला न्यूज देखते हैं। फिर अगला न्यूज में हम लोग देखें एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। आईएमएफ ने ये इंडेक्स बनाया है जिसमें उन लोगों ने एसेस किया है 174 कंट्रीज को। 4 पैरामीटर्स पे उन लोगों ने एसेस किया है, 4 एरियाज को एसेस किया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसी, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रेगुलेशन एंड एथिक्स। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि किसी के पास कंप्यूटर है कि नहीं है, इंटरनेट है कि नहीं है। फिर ह्यूमन कैपिटल, वहाँ का जो ह्यूमन है वो लोग चलाने जानता है कि नहीं, इंटरनेट कंप्यूटर चलाने जानता है कि नहीं। फिर वहाँ का पॉलिसी कैसा है लेबर मार्केट को लेकर के। इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, वहाँ पर इनोवेशन को किस तरह से तवज्जो दिया जाता है। और लास्ट रेगुलेशन किस तरह का है वहाँ का, और एथिक्स किस तरह का है वहाँ का। तो इस 74 कंट्रीज को एसेस करने के बाद इन लोगों ने इंडेक्स बनाया, जहां पर इन लोगों ने रैंकिंग दिया। सबसे पहला नंबर पे है सिंगापुर, फिर डेनमार्क, यूएस, नीदरलैंड, इस्टोनिया। इंडिया है 72 नंबर पे, चाइना है 31 नंबर पे, श्रीलंका है 92 नंबर पे और बांग्लादेश है 113 नंबर पे। जितना भी कंट्रीज है उसको 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। एडवांस कंट्रीज, जिसको हम लोग एडवांस्ड इकोनॉमी कहेंगे, एई कहेंगे, जिसके अंदर सिंगापुर, डेनमार्क, यूएस आ गया। फिर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी कहेंगे, जिसको शॉर्ट में हम लोग ईएम कह सकते हैं, इसके अंदर इंडिया फॉल करता है। और लास्ट कैटेगरी है लो इनकम कंट्रीज, ठीक है। फिर हम लोग अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज कहता है कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है
हेल्थ सिस्टम को लेकर के। तो हेल्थ सिस्टम को लेकर के एक स्मार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। स्मार्ट का मतलब कि स्ट्रेंथेंड एंड मेजरेबल एक्शंस फॉर रेजिलिएंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम अच्छे से स्ट्रेंथन हो पाए और वहां पर हम लोग अच्छे से एक्शन ले पाए, ताकि जो हेल्थ सिस्टम है वो रेजिलिएंट बन पाए और ट्रांसफॉर्मेटिव बन पाए। तो इस प्रोग्राम के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया है 170 मिलियन डॉलर का। 170 मिलियन डॉलर का लोन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। किसके लिए? ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिजीज सर्विलेंस कर पाए, कौन सा डिजीज बढ़ रहा है, घट रहा है, कौन सा डिजीज अंडर कंट्रोल है या फिर विदाउट कंट्रोल चला गया है, वो सब देख पाए। एचआर को स्ट्रेंथन कर पाए। जो हॉस्पिटल में कौन एचआर होता है? जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड को देखता है, अकाउंटेंट होता है, नर्स होता है, कंपाउंडर होता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो अच्छे से ट्रेनिंग ले पाए, अच्छे से काम कर पाए। और तीसरा, जो हॉस्पिटल है उसका बिल्डिंग जो है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट बन पाए, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारा प्रोग्राम लेकर के आया है, जिसके अंदर ये 3 काम कर रहा है। डिजीज सर्वेलेंस कर रहा है, एचआर स्ट्रेंथन कर रहा है और क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्डिंग कर रहा है, ठीक है। कौन कौन सा प्रोग्राम है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, नेशनल वन हेल्थ मिशन, पीएम अभीम यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और एचआर फॉर हेल्थ, ठीक है। अगला न्यूज हम लोगों ने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत वो लोग 3 फैसिलिटी खोलने वाले हैं, 3 टेस्टिंग फैसिलिटी खोलने वाले हैं चेन्नई में। ये टेस्टिंग फैसिलिटी के अंदर होगा क्या? इसके अंदर हम लोग डिफेंस का जो प्रोडक्ट है उसको टेस्ट करेंगे, उसको बनाएंगे। इससे क्या होगा? हमारा इंपोर्ट जो है वो कम होगा और हम लोग आत्मनिर्भर बन पाएंगे। ये सब जो टेस्टिंग फैसिलिटी है इसका नाम दिया गया है तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इस तरह का टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं, पूरा इंडिया में 7 गो अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके लिए 400 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्चा भी करेगा। ये फैसिलिटी 4 गो तमिलनाडु के अंदर अप्रूव किया गया है, 3 गो यूपी के अंदर किया गया है, ठीक है। ये 400 करोड़ के अंदर 75% जो है वो ग्रांट है जो गवर्नमेंट देगा और 25% आपको लोन मिल जाएगा बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट का ही एक गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया है। उसके बाद अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज कहता है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई हुआ है, यानी कि जीपीएआई हुआ है। इसका 6th मीटिंग हुआ है न्यू दिल्ली में। ये जो जीपीएआई है यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप है एआई को लेकर के, ये कब बना था? 2020 में बना था, 2020 में बना था, बेस्ड ऑन ओईसीडी का रिकमेंडेशन। तो ओईसीडी ने रिकमेंडेशन दिया था, उस आधार पर हम लोगों ने ये पार्टनरशिप बनाया था। तो इस पार्टनरशिप में हम लोग मीटिंग करते रहते हैं। इस बार हम लोग 6th मीटिंग कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? न्यू दिल्ली में। इसका चेयरमैनशिप जो है इस बार हम लोग को इंडिया को मिला हुआ है। इसमें हम लोग बात करते हैं कि एआई का हम लोग प्रैक्टिकल यूज करें, थ्योरी में बस नहीं रहे, प्रैक्टिकली इसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है। इस जीपीएआई का इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर रहा है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कहता है कि यूएन कन्वेंशन हुआ है फॉर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसके अंदर मीटिंग में कहा गया है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है यानी कि जो दिव्यांग जन है वो इक्वल ह्यूमन राइट्स एंजॉय कर पाए और डिग्निटी के साथ अपना लाइफ जी पाए, ठीक है। ये 17th सेशन था कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज का। इसके अंदर थीम आप याद रखिएगा, रीथिंकिंग डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन द करंट इंटरनेशनल जंक्चर एंड अहेड ऑफ समिट ऑफ फ्यूचर, ठीक है। फिर हम लोग अगला देखें कि नेशनल स्मार्ट सिटीज मिशन को 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अंदर 100 सिटीज को चुना गया था, जिसके अंदर हम लोग सिटीज को स्मार्ट बना रहे हैं। ये 8 स्टेट के अंदर 100 सिटीज को चुना गया था। इसके अंदर टोटल प्रोजेक्ट जो था वो था 8000 प्रोजेक्ट, जिसके लिए 1.6 लाख करोड़ खर्चा होना था, जिसमें से कि 1.4 लाख करोड़ खर्चा हो चुका है, यानी कि 90% खर्चा हो चुका है, 90% काम भी हो चुका है। 20,000 करोड़ रुपया अभी खर्चा करना बाकी है। इस बार बजट में कितना एलोकेट किया गया था इस मिशन को लेकर के? 48,000 करोड़। अगर देखा जाए तो टोटल 100 सिटीज में देखा जाए तो 74 सिटीज जो है उसमें हम लोगों ने फुल पैसा दे दिया है, फुल सपोर्ट हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। फिर अगला न्यूज हम लोगों ने देखा संपूर्णता अभियान। तो नीति आयोग ने एक संपूर्णता अभियान लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत वो कह रहे हैं कि संपूर्ण काम करो, सैचुरेशन लाओ 100%। तो 100% सैचुरेशन लाओ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंदर। तो हम लोग 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। इसके अंदर 6 इंडिकेटर्स होता है। तो उस इंडिकेटर्स में हम लोग संपूर्णता सैचुरेशन लाना चाहते हैं, संपूर्णता यानी कि 100%। तो 100% सैचुरेशन लाना चाहते हैं हम लोग
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे, जो कि है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का और एस्पिरेशनल ब्लॉक का। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर कितना डिस्ट्रिक्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं, 112, और एस्पिरेशनल ब्लॉक के अंदर कितना हम लोग ब्लॉक को कवर कर रहे हैं, 500। जो भी इंडिकेटर है एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक के अंदर 6 इंडिकेटर कौन कौन सा है, रीड करते हैं। पहला है परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड फॉर एंटीनेटल केयर। फिर परसेंटेज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन जिसको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देता है अंडर आईसीडीएस प्रोग्राम। उसके बाद परसेंटेज ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड जनरेशन। फिर परसेंटेज ऑफ स्कूल विद फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, परसेंटेज ऑफ स्कूल प्रोवाइडिंग टेक्स्ट बुक एंड परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन फुल्ली इम्यूनाइज्ड। ठीक, ये था केपीआई ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक। अब इसमें से जो पहला 3 है ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का भी। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में 3 अलग जो है, 3 जो डिफरेंट इंडिकेटर है उसको देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल डायबिटीज स्क्रीनिंग, परसेंटेज ऑफ पीपल जिसका हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग हुआ है, और परसेंटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि रिवॉल्विंग फंड रिसीव किया है। फिर हम लोग अगला न्यूज देखें स्त्री को लेकर के। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एमओयू साइन किया है सीईएसएल के साथ। सीईएसएल का मतलब कन्वर्जेंस इन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। ये जो है ये ई बाइसाइकिल देगा, यानी कि इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल देगा। किसको देगा, रूरल वुमेन को, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो रूरल वुमेन जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है से जुड़ी हुई है, वो लोग अपना काम करने के लिए इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल यूज करेंगे। तो स्त्री का फुल फॉर्म क्या हो गया, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसाइकल्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एमओयू साइन किया है सीईएसएल के साथ, जो कि सब्सिडरी है ईईएसएल का। ठीक, ये भी हो गया हमारा। अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज था हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर के। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना चाहते हैं और देश में इसको ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं इंडिया को। यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को, डोमेस्टिक डिमांड भी क्रिएट करना चाहते हैं। डोमेस्टिक डिमांड किस तरह से क्रिएट करेंगे, पहले गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई करेगा इंडस्ट्रीज को कि देखो मिनिमम इतना कंजम्पशन करना ही पड़ेगा ग्रीन हाइड्रोजन का। तो जब मिनिमम करना ही पड़ेगा सारा ऑर्गेनाइजेशन को, तो डोमेस्टिक डिमांड हो जाएगा, और डोमेस्टिक डिमांड हो जाएगा तो लोग इस प्लांट को बनाना चाहेगा, जो प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग करवाएगा सरकार, और सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कराएगा। तो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराएगा, उसके लिए 200 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है इस प्रोग्राम के अंदर। अब जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसको किस तरह से हम लोग लागू करेंगे, तो लागू करने के लिए एक प्रोग्राम हम लोग बनाए हैं जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके अंदर 17,500 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। तो ये साइड प्रोग्राम है जिसमें हम लोग स्ट्रेटेजिकली इंटरवीन करेंगे ताकि ग्रीन हाइड्रोजन की ओर हम लोग ट्रांजिशन कर पाए। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग 17,500 करोड़ रुपया खर्चा करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। इसके अंदर 2 हम लोगों का ट्रांच है। पहला है कि इलेक्ट्रोलाइजर हम लोग बनवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइजर वो मशीन होता है जिसके अंदर हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन बनाते हैं, और दूसरा है कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए भी इंसेंटिव देंगे। तो पहले हम लोग इंसेंटिव देंगे उस मशीन को बनाने के लिए, और दूसरी बार हम लोग इंसेंटिव देंगे ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। इससे फायदा क्या होगा, ये है मेन चीज। फायदा क्या होगा, हमारा पर ईयर 4.5 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बन पाएगा, ये कैपेसिटी रेडी हो पाएगा। ठीक है, ये न्यूज था। फिर हम लोग अगला न्यूज देखें। अगला न्यूज में हम लोग देखें कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, इन्होंने कोलैबोरेट किया है ट्रांस यूनियन सिविल के साथ और लॉन्च किया है शहर प्रोग्राम। जो शहर प्रोग्राम है, यहाँ पर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, वुमेन बिजनेसमैन है, उनको फाइनेंशियल नॉलेज दिया जाएगा, क्रेडिट का नॉलेज दिया जाएगा, यानी किस तरह से आप लोन ले सकते हैं, किस तरह से आप लोन को सर्विस कर सकते हैं, इंटरेस्ट दे सकते हैं, इसका नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, और बिजनेस स्किल भी सिखाया जाएगा। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ये काम ही यही करता है। ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि फाइनेंस क्या होता है, इनको ट्रेनिंग देगा, इनको मेंटरशिप देता है। ठीक है, जो भी बिजनेस सर्विसेज होता है वो देता है, मार्केट के साथ उनको लिंकेज बनाता है। तो ये सब काम है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का। तो इन्होंने ही ट्रांस यूनियन के साथ मिलकर के एक शहर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक, ये एक न्यूज था। अब अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज में कहता है कि हर तीसरा इंडियन जो है वो फैटी लिवर से ग्रसित है। इसको ध्यान में रखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस के साथ, ताकि एक प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए जहां पर इंडियन डॉक्टर भी रहे और फ्रांस डॉक्टर भी रहे, और इन लोग अंडरस्टैंड करें, मैनेज करें लीवर के डिजीजेस को। इस प्रोग्राम का नाम क्या रखा गया है, इन्फ्लेमेन, यानी कि इंडो फ्रेंच लीवर मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत लीवर डिजीज को समझा जाएगा, उसको मैनेज किया जाएगा। किसके द्वारा, 11 फ्रेंच डॉक्टर के द्वारा और 17 इंडियन डॉक्टर के द्वारा। फिर अगला न्यूज हम लोग देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने रिलीज किया है
एक फंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड, ये 15th एडिशन है और यहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इस फंड में ज्वाइंटली पैसा लगाएंगे और इस फंड से क्या इस्तेमाल होगा, ये फंड इस्तेमाल होगा फॉर रिसर्च। तो रिसर्च पर्पस के लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिल करके एक फंड बनाया है, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा है, स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड। इसमें 5 प्रोजेक्ट को लेकर के फंडिंग किया गया है, ठीक है। ये 5 प्रोजेक्ट में अलग अलग चीजों के बारे में बात होता है, जैसे कि AI, ML, मशीन लर्निंग, ई वेस्ट रिसाइकलिंग एक्सेट्रा। फिर हम लोग देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो है वो 2 इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। कब लॉन्च किया है, MSME डे के, MSME डे में, जो कि 27 जून में पड़ता है। तो 2 इनका क्या इनिशिएटिव है, पहला इनिशिएटिव है MSME टीम, दूसरा इनिशिएटिव है यशस्विनी। MSME टीम को कह सकते हैं हम लोग, टीम का फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग। MSME को ट्रेड के लिए इनेबल करवाओ। तो कैसे इनेबल करवाएंगे उन लोगों को, उन लोगों को बोलेंगे कि ONDC जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, वहां पर तुम लोग ऑनबोर्ड हो जाओ, वहां पर रजिस्टर कर लो, वहां पर अपना कैटलॉगिंग कर लो, अकाउंट मैनेज करो, लॉजिस्टिक करो, इससे तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। रैंप स्कीम के अंदर इस MSME टीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस लगेगा ONDC प्रोग्राम के अंदर आने में, ONDC प्लेटफॉर्म के अंदर रजिस्टर होने में, ये सरकार देगा इस इनिशिएटिव के अंदर, MSME टीम इनिशिएटिव के अंदर। इसके लिए सरकार ने 277 करोड़ रुपया रखा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 2027 तक ये प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। फिर दूसरा इनिशिएटिव है यशस्विनी। यशस्विनी का मतलब होता है कि जो लेडीज यशस्वी बन रही है, यानी कि वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस, तो जो बिजनेस वुमेन है उन लोगों के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन बनाया जा रहा है, जहां पर ये अवेयर किया जाएगा वुमेन बिजनेस वुमेन को कि देखिए आप लोगों के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है, मेंटरशिप दिया जा रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हेल्प दिया जा रहा है, यानी कि कैपिटल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। तो इसके लिए एक मास अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा वाला है, जिसका नाम ही है यशस्विनी, ठीक है। अब हम लोग अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज है, लास्ट न्यूज है। इसमें SC एंटरप्रेन्योर जो है, जो कि शेड्यूल कास्ट के एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, जो कि लोन लेने के लिए जाते हैं, तो उनको लोन इजीली मिल पाए, बिना कोई कोलैटरल के मिल पाए, इसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया है 2014-15 में, जिसका नाम है क्रेडिट इनहेंसमेंट गारंटी स्कीम। इस स्कीम के अंदर पहले तो 200 करोड़ रुपया दिया जाएगा मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, यानी कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन लोगों को लैंडिंग दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो सरकार जो है वो 200 करोड़ रुपया देगा, किसको देगा, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, इन लोग को देगा, ताकि ये लोग जो है वो SC एंटरप्रेन्योर को लोन दे सके। ये जो लोन होगा इसमें कोई कोलेटरल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये जो लोन दिया जाएगा इसके बदले में जो भी एसेट क्रिएट होगा उस पर मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का हक होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि एक SC एंटरप्रेन्योर है जो कि टोटो खरीदने के लिए, अपना बिजनेस चालू करने के लिए लोन लेने के लिए गया है, तो लोन तो उसको बिना कोलेटरल का मिल जाएगा। लेकिन एक बार जो लोन मिल गया और वो जाके टोटो खरीद लिया, तो टोटो जो खरीदा वो जो है वो बैंक का हो जाएगा। कब तक, जब तक वो फुल रिपेमेंट नहीं करता है तब तक के लिए। तो कोई कोलेटरल तो नहीं है, लेकिन जो लोन से एसेट क्रिएट होगा वो एसेट जो होगा वो मेंबर इंस्टीट्यूशन के पास रहेगा, वो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास रहेगा। इसमें कितना क्रेडिट दिया जाता है, 15 लाख से शुरू होता है क्रेडिट और 5 करोड़ तक जाता है। इसमें सरकार कितना गारंटी देता है, इसमें 15 लाख से 1 करोड़ का अगर लोन होगा तो सरकार 100% का गारंटी देगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ का लोन होगा 80% गारंटी देगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ का लोन होगा तो 70% गारंटी देगा, और 5 करोड़ से ऊपर का लोन होगा तो 60% गारंटी देगा। 7 साल के लिए गारंटी होगा या फिर रिपेमेंट पीरियड व्हिचएवर इज अर्लियर। तो आशा करता हूँ कि ये सब कुछ आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और बिना कमेंट करे मत जाइए। आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।